नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम शो आर पार। हिजाब के मुद्दे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया है। यानी इस मुद्दे पर दोनों जजों की राय अलग अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने स्कूलों में हिजाब बैन को सही बताया है, लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा है कि यह मुद्दा अपनी अपनी पसंद से जुड़ा है। खंडित फैसले के चलते अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेज दिया गया है। लेकिन हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला क्या आया? कुछ नेता एक बार फिर अपने बेलगाम बयानों के साथ मैदान में एंट्री मार चुके हैं। इसमें पहला नाम है समाजवादी पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान बर्क का। ये जनाब कह रहे हैं कि लड़कियां बेपर्दा होकर गलियों में घूमेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। आखिर इन्हें किसने हक दिया है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का पूरे देश की महिलाओं को? सपा के ही एक और सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है एसटी हसन। वो कह रहे हैं कि हिंदू महिलाएं भी तो घूंघट रखती हैं। मैं एसटी हसन जी को चुनौती देता हूं कि वो स्कूलों में, कॉलेजों में एक भी ऐसी बच्ची दिखाएं जो घूंघट करके स्कूल जाती हो, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला तो सिर्फ और सिर्फ स्कूलों में हिजाब पर बैन के लिए था। लेकिन आज भारत में बैठे हिजाब समर्थकों को मैं ईरान की तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा, जहां खुद मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति कर दी है और देश भर से इन्हें खुलकर बेशुमार समर्थन भी मिल रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगा सबसे बड़ा संवाद। क्या हिजाब पर जारी रहेगा विवाद? आज का आर पार इसी पर। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दो जजों की बेंच ने खंडित फैसला सुना दिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि हिजाब पहनना पसंद का मामला है। हालांकि अभी कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा, यानी स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। विभाजित फैसले के बाद ये केस अब सीजेआई के पास चला गया है, ताकि मामले को बड़ी पीठ में भेजा जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया है। ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है। इस्लाम के अंदर हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में, गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। इससे जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचल जाता था, उन्होंने औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। मेरा यही कहना है कि पुरुषों को कि आप अपना मन ठीक करो और महिलाओं को ये हिजाब डालने से मुक्ति दिलाओ। एक ऑनरेबल जज साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। ये खुद एक बड़ी अच्छी बात है। हाई कोर्ट का जजमेंट था वो इट वॉज बैड इन लॉ। 1400 साल से भी पहले से, जब इस्लाम भी नहीं आया था इस मुल्क के अंदर, जब से महिलाएं अपना घूंघट खाड़ा करती हैं, सर ढका करती हैं। हिंदू बहनें भी अपना घूंघट काट के और सर ढकती हैं। तो ये तो कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है और बन रही है और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको तूल देना चाहती है, क्योंकि उनके सामने कर्नाटक का चुनाव है, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस बीच ईरान में हिजाब विरोध का मुद्दा भी उठ रहा है, जहां की महिलाओं ने हिजाब से आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि अंतिम फैसले से पहले हिजाब पर वार पलटवार कितना उचित है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, क्योंकि आर पार का विश्लेषण जो है वो बड़ा चर्चित रहता है। और आज विश्लेषण में मैं आपको हिजाब पर जो खंडित फैसला है उसका विश्लेषण बताऊंगा। मैं इसके सीधा आपको पेज नंबर 133 पे लेके चलता हूं, जहां पर जस्टिस हेमंत गुप्ता क्या कहते हैं। सेक्युलरिज्म इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजंस, देयरफॉर परमिटिंग वन रिलीजियस कम्युनिटी टू वेयर देयर रिलीजियस सिंबल्स वुड बी एनेथिसिस टू सेक्युलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता सभी नागरिकों पर लागू होती है, इसलिए एक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक प्रतीकों को पहनने की मंजूरी देना धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा। अब क्या कहा जाता है
पेज नंबर 71 पर क्या कहा जाता है जस्टिस सुधांशु धुलिया। वो कहते हैं हिजाब के बारे में, हिजाब पहनना सिर्फ पसंद का मुद्दा होना चाहिए, ये किसी धर्म का हिस्सा हो या नहीं हो, लेकिन ये विश्वास और अभिव्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यानी इसको अभिव्यक्ति की आजादी और चॉइस की आजादी माना गया है सुधांशु धुलिया द्वारा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने होल्ड नहीं करी, किसी ने स्टे नहीं लगाया है जो कर्नाटक हाईकोर्ट की जजमेंट थी। ये फर्दर बड़ी बेंच को, 3 जजों की बेंच को ये पूरा मामला जो है वो दे दिया गया है सुनवाई करने के लिए। लेकिन अब मैं ईरान आपको लेके चलना चाहता हूं। ईरान में हिजाब विरोधी क्रांति का विश्लेषण। हिजाब ना पहनने पर 22 साल की महासा अमीनी को हिरासत में मार डाला गया। महासा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, आगजनी हुई। हिजाब के विरोध में उतरी महिलाओं ने अपने बाल काटे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदर्शन में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में ईरान की महिलाओं का समर्थन किया जा रहा है क्योंकि वो हिजाब के विरोध में है। अब मैं बढ़ता हूं आज के मेहमानों की तरफ। स्वामी चक्रपाणी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हैं। तारिक फतेह हैं जो कि जाने माने लेखक है, उनका अभिनंदन है। शुभरास्त्रा मेरे साथ है, जानी मानी लेखिका है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सईदा फलक जी जुड़ रही हैं, उनका अभिनंदन है। नेता हैं AIMIM के, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। यास्मीन फारूकी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो उनका अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक बार चर्चा से मैं सीधा रुख करता हूं आपका शुभरास्त्रा, और शुरुआत आपसे करता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है औरतों के लिए क्योंकि करवा चौथ का दिन है। तो सबसे पहले तो सारे हमारे व्यूअर्स को उसकी बधाई, शुभकामनाएं। और मैं शुभरास्त्रा जी आपसे शुरुआत करता हूं। शुभरास्त्रा, आज 2 तस्वीरें हैं हमारे सामने। एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, एक ईरान में जो हो रहा है। लेकिन यह कहना, एक सांसद महोदय ये कहते हैं कि अगर औरत ढकी छुपी नहीं होगी, वो हिजाब नहीं पहनेगी तो आवारा हो जाएगी। आमिश जी, हिजाब को लेकर के ये बहस नई नहीं है, और हिजाब को लेकर के प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, जो विरोध हो रहा है ईरान में और दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी नया नहीं है। कई समय समय पर यह मुद्दा हिजाब का सामने आता है। इसके पीछे का कारण क्या है? एक जो हमारे जो आज की जो जजमेंट हुई, वो बेसिकली वो 2 तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू को रख रही है हमारे सामने। एक जज ने जो कहा, फ्रीडम ऑफ चॉइस की जो बात है, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, तो बहुत अच्छा है कि मुसलमान महिलाएं, ऐसी मुसलमान महिलाएं हैं जो कि नेतृत्व भी कर रही हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर स्कूल में हिजाब को मैंडेटरी किया जाता है, कहा जाता है बिना हिजाब पहने आप स्कूल नहीं आ सकते, ऐसे सिचुएशन में एक 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की बच्ची के चॉइस के बारे में वो क्या कहेंगे? जी, आज करवा चौथ है, सबको एक तो करवा चौथ की सभी सुहागिनों को बधाई। जो महिलाएं कामकाजी हैं, जैसे मैं भी कामकाजी हूं, जो महिलाएं स्वेच्छा से करवा चौथ रख रही हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर यही चीज किसी के ऊपर थोप दी जाए, कह दिया जाए कि फलाना श्लोक, फलाना जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है उसके फलाने श्लोक के हिसाब से बिना करवा चौथ किए अगर कोई महिला रहती है तो उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और 10 धर्मगुरु अगर आकर बोलने लगे तो ये गलत होगा। ये फ्रीडम ऑफ, ये हम लोगों को आज डिलिनिएट करने की जरूरत है, डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो फ्रीडम है महिलाओं का विरोध करने का, उसमें फर्क कहां पर हो, वहां पे लाइन कहां पर खींची जाए, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इसमें मैं मुस्लिम नेताओं का, महिला नेताओं का पक्ष जरूर जानना चाहूंगी। मैं रुक करता हूं यास्मीन फारूकी का। यास्मीन फारूकी, शफीकुर रहमान बर्क, सांसद, समाजवादी पार्टी, वरिष्ठ नेता, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है। वो पर्दा करें, वो बेपर्दा होकर बाजारों में, गलियों में ना घूमें, इससे हालात बिगड़ते हैं और आवारगी बढ़ती है। आप इस पॉइंट का समर्थन करती हैं यास्मीन जी? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, शफीकुर रहमान बर्क ने जो बात कही है, मैं उसको दोहराना भी पसंद नहीं करती। आप उसको बार बार दोहरा के औरतों की बेइज्जती मत कीजिए। जो बार बार चैनल पे इस बात को बार बार कहा जा रहा है, वो मुझे बिल्कुल नापसंद है। मेरा पहला जवाब तो ये है आपको। अब आप आ रहे हैं धर्म के नाम पे, तो देखिए, जैसे अभी उन्होंने कहा कि जो आपका ये आज का करवा चौथ का व्रत है, ये धार्मिक है, धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर किसी का मन कर रहा है तो रखे, नहीं कर रहा तो नहीं रख रहा,
कौन उसको मार के कोड़े मार के करवा रहा है। इसी तरह आप इसको ये मान लीजिए कि धर्म में है, मजहब में है कि सर ढको, ये धर्म में है, पर कौन कितना धर्म मान रहा है मुझे उसका जवाब दे दीजिए। सिखों में बाल काटना बहुत बड़ा गलत काम है, लेकिन लोग बाल भी काट रहे हैं, दाढ़ी भी काट रहे हैं, कड़ा भी नहीं पहनते। तो ये धार्मिक भावनाएं भी तो पर्सनल है ना, वो भी तो आपकी अपनी चॉइस पे चल रही है। नमाज पढ़ना फर्ज है, जरूरी है, पर कितने मुसलमान 5 वक्त की बराबर नमाज पढ़ रहे हैं। देखिए धर्म अपनी जगह है, वो ये कह रहा है कि आप सर ढको, अपने आप को छुपा के रखो, लेकिन एक चीज होती है चॉइस। जैसे ईरान में उन्होंने ये कहा कि हमारी मर्जी की बात है, पूरी बात होने दीजिए, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगी। वहां पे 30 सेकंड और बाकायदा कानून है, वहां ये कानून है कि वहां पे सर ढकना जरूरी है, हिजाब पहनना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद औरतें अगेंस्ट हैं। मैं ये मानती हूं कि अगर उनपे जबरदस्ती करना किसी का हक नहीं है। ओके, देखिए जिस आप तरह कह रहे हैं उन पे जबरदस्ती करना किसी का हक नहीं है, लेकिन 5 साल की बच्ची को हिजाब डालना वो उसकी 5 साल की बच्ची की चॉइस होगी कि वो अपना मुंह लपेट कर चले, वो उसकी चॉइस होगी। ऐसा कौन सी बच्ची करना चाहेगी? आप क्या अपने बच्चों को, मेरा इसका जवाब ले लीजिए, क्या आप अपने बच्चों को अपनी मर्जी से स्कूल भेजते हो या उनकी मर्जी से भेजते हो? आप जब तक वो बालिग नहीं होती हैं, उनके माँ बाप उनके जिम्मेदार हैं अच्छाई और बुराई के। बालिग होने के बाद वो क्या करती हैं, वो पर्दा करना चाहती हैं, वो नहीं ठीक है। लेट शुभराष्ट्र मेकर पॉइंट। ओके, लेकिन आप शुभराष्ट्र 40 सेकंड एतराज नहीं कर सकते। शार्प 40 सेकंड शुभराष्ट्र। यास्मीन जी की बात का जवाब दें, तारिक फतेह इज वेटिंग। ओके शुभराष्ट्र जी, शार्प 40 सेकंड्स। यास्मीन जी, मैं आपसे एक ही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छे से बात रखी, आपने चॉइस की बात को सेंटर पे रखा, मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप 3, 4 साल, 5 साल की बच्चियों को शुरू से ही हिजाब पहना कर रखेंगी, तो क्या आपको लगता है कि वो 12, 13, 14 साल की उम्र में जब उनकी चेतना विकसित होगी, तो क्या वो एक तरीके से बायस नहीं होगा? क्या उनको ऐसा नहीं, फिर तो ये जो जितनी भी धर्मांधता है, जितनी भी कट्टरता है, वो यहाँ से ईरान में तो बचपन से समझाइए ना, आपके जो हदीस में है, से हिजाब पहनती चली। यास्मीन जी, मैंने बात पूरी नहीं की, आप सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बार, आराम से बात सुन लीजिए। ये क्योंकि बहुत बड़ी, ये बहुत जरूरी विषय है महिलाओं के लिए, खास करके भारत जैसे देश के लिए। आज जो स्कूल हैं, हमारे यहाँ सरकारी स्कूल हैं, हमारे यहाँ कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, सब जगह पे अब यूनिफॉर्म की व्यवस्था है। अब उस यूनिफॉर्म पे अगर कोई बोले कि मुझे हिजाब डाल करके ही अपनी बच्चियों को भेजना है, तो ये सरासर गलत है। यास्मीन जी, आप बच्चियों को 16-17 साल की हो जाने दीजिए, तब तक आप उनको, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है, आप उनको पढ़ाइए। 18 साल की उम्र के बाद अगर महिलाएं कहती हैं, बच्चियां कहती हैं कि वो हिजाब में कंफर्टेबल है, वो रहने दीजिए। आज 30, 32, 34 साल की उम्र में मैं करवा जवाब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको आप जवाब दे, मुझे पता है कि मैं जिस सिंबल, नहीं एक सेकंड, जिन प्रतीकों, हाँ यास्मीन जी, मैं एक बार जवाब आप दे दीजिएगा, जिन प्रतीकों के साथ मैं बैठी हूँ, मैं जानती हूं कि कई बार ये प्रतीक औरतों के पैरों में बेड़ियां भी बनती हैं, लेकिन मैंने अपनी बंदिशें निर्धारित करने के लिए उतना दिमाग पाया, और वो दिमाग पाने के लिए मेरे धर्म ने, मेरा जो समाज था, उसने मुझे उतनी उचित शिक्षा दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप बच्चियों को 18 साल, 16, 17, 18 साल तक पढ़ने दीजिए, समझने दीजिए, फिर आप फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता, अगर यास्मीन जी, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता तो वो फैसले, वो कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रोका नहीं गया है, वो जारी रहेगा अपनी जगह पर। देना है इस बात का। जी यास्मीन जी, आप बोलिए, देन तारिक फतेह। देखिए, बात सुनिए, जैसा आपने कहा, बिल्कुल आपकी बात को मैं इस बात से ये सोचिए कि जो ईरान में चल रहा है, बगावत चल रही है, तो क्या उन्होंने 5 साल की उम्र से हिजाब नहीं पहना था, लेकिन एक सर्टेन एज पे आके उनको वो पसंद नहीं आया, वो बागी हो गई, तो फिर आपका ये लॉजिक ही रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो बाद में उन्होंने जब शऊर पाया। दूसरी बात यह है कि आप एक एजुकेशनल सेंटर में, अगर आप उस बात पे, और मैडम आप ये बताइए, मैडम आप खुद ही, यास्मीन जी, आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रही हैं। आप एक इस्लामिक सोसाइटी, आप ईरान के अंदर एक इस्लामिक सोसाइटी जबरदस्ती अगर अपने बच्चियों को हिजाब डालने की कोशिश कर रही है, वो विरोध कर रही है। भारत एक सेकुलर सोसाइटी, आपके अकॉर्डिंग भारत एक सेकुलर सोसाइटी क्या इस्लामिक सोसाइटी बनने की कोशिश कर रही है जो हिजाब को प्रमोट करेगी?
हम क्यों हिजाब को प्रमोट करेंगे? ना हम है। घूंघट को प्रमोट करें, ना हम हिजाब को प्रमोट करें। ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, ये त्रुटि है। आप यही बात है, ये प्रमोशन की इसको आवश्यकता नहीं है, इसको खंडन की आवश्यकता है। मान रही हैं, आप क्यों उनको चॉइस नहीं दे रहे हैं? नहीं, चॉइस की बात ही नहीं है मैडम, चॉइस आप चॉइस रखिए, लेकिन हम देखिए, ईरान इस्लामिक सोसाइटी, ईरान एक इस्लामिक सोसाइटी, और वो सोसाइटी में हिजाब का विरोध हो रहा है, हिजाब का विरोध हो रहा है। हम एक सेकुलर सोसाइटी, हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, और हम इस्लामिक सोसाइटी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्लेषण कर रहे हैं कि हिजाब कितना बढ़िया है, हिजाब होना चाहिए, हिजाब जरूरी है। उन पे जबरदस्ती थोप रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं थोप रहा अजय जी, वो उनकी चॉइस है, वो पढ़ी लिखी लड़की हैं, वो बेवकूफ लड़कियां नहीं हैं। तारिक फतेह, वो उनकी चॉइस है। और अजय जी एक बात और सुन लीजिए, तारिक फतेह जैसे आदमी के से मैं जवाब सवाल आप मत करिए, किसी और से कर लीजिए, उस विदेशी से मैं बात भी नहीं करूंगी। नहीं, आप मत करिए बात, लेकिन हम तो संवाद कर सकते। तारिक फतेह, मैं विदेशी लोगों से बात ही नहीं ये आपकी चॉइस हो सकती है। गैर मर्दों से बात क्यों कर रही हैं? वो मेरा मसला है। पर्दे में बैठिए बहन, कहाँ आ गई बात? मर्दों से बात मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करती। आप हैं कौन? मजहब में अलाउड नहीं है, शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। पर्दे में बैठे हैं आप, मेरे से बात नहीं कर रहे हैं। की बात कर रहे हो आप? अपनी जो ये अपना लॉजिक अपने पास रखो, जो ये गंद आप इंडिया में फैलाते हो वो अपने पास रखो, मेरे साथ मत करो। शौक आपको होगा, हमें नहीं है। और हमारी माएं, बहनें, बेटियां सिक्योर हैं। आप तो भगोड़े हो, नहीं है क्या? आपने किसको देखा कि हिजाब नहीं पहना उसको कहा ये आवारा है? आपको शर्म नहीं आती? आम सड़कों पे लड़कियां जा रही हैं, आप कह रही हैं सब। यास्मीन जी, यास्मीन जी, यहाँ पे वो पहली बार बोल रहे तारिक फतेह। बैठ के यहाँ पे फूट डाल रहे हो। आप दुनिया के सबसे गलत आदमियों में आपसे बात करना पसंद नहीं करती। मैं आपकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। जो मेरे भारत को फूट डालो, राज करो, अंग्रेजों की नीति से ये भारत के बारे में कुछ बात करना एक सेकंड यास्मीन जी, मेरे निवेदन, क्यों बुलाया आपने मुझे? यास्मीन, मैं अगर ये यास्मीन, अजय जी, मैं इनसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, ये आपकी चॉइस है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहती। आप अच्छा, उनको अपनी बात बोलने का अधिकार है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ओके तारिक फतेह, आप उनसे आप उनसे चर्चा मत करिए। लेट मी गेट तारिक फतेह, मैं आपके पास आता हूँ। ईरान, मेरा बेसिक सवाल है, मेरा सवाल बहुत बेसिक है। ईरान एक इस्लामिक सोसाइटी है जहां पर हिजाब का विरोध हो रहा है। हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी माने जाते हैं, हम एक सेकुलर सोसाइटी माने जाते हैं, और हम भी हिजाब का समर्थन कर रहे हैं, या फिर यानी हमारे देश में भी एक बड़ा वर्ग है जो हिजाब के समर्थन में खड़ा है। आप जाइए, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं आई थी अभी यहाँ, वो मुसलमान नहीं है। बेनजीर भुट्टो मुसलमान नहीं थी। टर्की की प्राइम मिनिस्टर जलत मुसलमान नहीं थी। पूरे दुनिया के अंदर मुसलमान सिर्फ ये यूपी, बिहार और इंडिया की रह गई हैं उर्दू बोलने वाली। यानी ये अंदाजा लगाइए, क्या आप कह रही हैं कि तमाम मुसलमान औरतों को सर ढापा जाए और उनको कहा जाए ये नेक परवीन है, और वो औरतें जो नहीं पहनती हैं वो तो हैं आवारा? उनमें कौन हुआ? सारी हिंदू और सिखरियां। आपको अंदाजा नहीं है कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वानुल मुस्लिमीन का एजेंडा है। ये मिस्र से निकला था, जमात इस्लामी और इख्वानुल मुस्लिमीन ने, ये सियासी झंडा है, ये हिजाब नहीं है। और ना ही कुरान में कहीं सर ढांपने का हुक्म दिया। कुरान में क्लियर लिखा अपने सीनों को ढांपो, और इन लोगों ने बना दिया उसको सर और बाल। ठीक है, मैं पर्सपेक्टिव दिलवा देता हूं। मेरे साथ सईदा फलक है, पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। सईदा फलक जी, लेट मी कंप्लीट। ओके तारिक फतेह, मेक योर पॉइंट। तारिक फतेह जी, मेक योर पॉइंट, कंप्लीट योर पॉइंट, प्लीज डू। तारिक फतेह जी, मेक योर पॉइंट, अपनी बात को रखिए आप। क्या? अच्छा देखिए, जब ये इशू कहीं पे एप्लीकेबल नहीं है, कहीं पे कानून के तहत ये नहीं कहा जाता कि ना हिजाब पहनने वाली आवारा हो जाएगी। आप क्या समझते हैं यूरोप में जहां तमाम ये इंडिया के मुसलमान वीजे की एप्लीकेशन लिए खड़े रहते हैं, विलायत जाना है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, ये इसलिए जाते हैं वहां लड़कियां देखने? तो फिर औरतें क्यों जाती हैं वहां पे? वहां तो कोई हिजाब नहीं पहने हुए। हमारे यहाँ सर्दी होती है जब, तो हर शख्स, मर्द औरत हर कोई सर अपना ढांपता है। इसका ताल्लुक मौसम से है, धूप से है। इसीलिए पंजाब के अंदर हिंदू, सिख, मुसलमान सब दुपट्टा ओढ़ती थी। मैं एक बात और आपको बता दूं सर, 1970 से पहले आप भारत, हिंदुस्तान की किसी जबान में, किसी बोली के अंदर मुझे लफ्ज हिजाब दिखा दीजिए।
ये आया ही सऊदी अरेबिया और मिस्र से है। 1970 के बाद किसी लिटरेचर में, गालिब को लिए, हसरत मोहानी को लीजिए, किसी राइटर का किसी जबान में कहीं यूज हुआ ये वर्ड हिजाब? लफ्ज दुपट्टा यूज होता लेकिन था। अब सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला आया है तो उसने कई उससे काफी चीजें खड़ी हुई हैं, लेकिन उस खंडित फैसले के अंदर कहीं भी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रोका नहीं गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जस्टिस धुलिया ने जरूर कहा ये मैटर ऑफ चॉइस है जिस वजह से ये फैसला खंडित हुआ है, लेकिन ये भी कहा है कि अगर ये होगा फिर धर्मनिरपेक्षता कहां जाएगी। साइदा फालिक जी, ओके सर, यू मेड योर पॉइंट, साइदा फालिक इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग एंड सो इज मिस्टर रशीदी। लेकिन मैं आपके पास आता हूं साइदा फलक, मेरा पॉइंट बहुत बेसिक है। शफीकुर रहमान बर्क जब ये बात कहते हैं कि अगर महिलाएं बेपर्दा होकर चलेंगी, पर्दा नहीं करेगी, बाजारों गलियों में हालात इससे बिगड़ेंगे और आवारगी बढ़ेगी, क्या आपको गुस्सा आता है इस ऐसे बयान पर? देखिए, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। किसी को भी आप जज नहीं कर सकते, चाहे वो बुर्का पहनो ना पहनो। आप उसका नाम रखने वाले, जज करने वाले कोई नहीं होते। सिर्फ अल्लाह डिसाइड करेगा कि उसका बंदा क्या करता है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है। जो गुनाह करता है वो उसका अपना जवाब अल्लाह को देगा। आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। हिजाब पहनना है नहीं पहनना है वो उसकी चॉइस है, वो उस पर छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे जो आप लोग कर रहे हो ना, स्कूल की बच्चियों को हिजाब पहनने पे छोड़ देना चाहिए। आप उन्हें नहीं पहनने देना चाह रहे, जबकि वो पहनना चाहती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि पहनो। ये पॉइंट सबसे ज्यादा क्लियर होना चाहिए। इंडिया में कोई किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि हिजाब पहनो, बल्कि जोर जबरदस्ती की जा रही है कि हिजाब निकाल दो, हिजाब फेंक दो, हिजाब फेंक के स्कूल आओ, हिजाब निकाल कर स्कूल आओ। क्यों भाई? आपको लगता है इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया में ऐसा कौन कर रहा है ऐसा? कर्नाटका में जो हिजाब बैन है, जो स्कूल में हिजाब अलाउ नहीं कर रहे, जो एजुकेशनल राइट्स छीने जा रहे हैं, वो क्या है मिस देवगन जी? आप लोग रोज तो हिजाब के खिलाफ बोलते हो। हिजाब से आप लोग को मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी हिजाब से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं घूंघट के भी खिलाफ हूं, मैं हिजाब के भी खिलाफ हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, ईरान में कौन हिजाब उतारने के लिए कह रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? बोल दीजिए, वहां पर भी नरेंद्र मोदी और आरएसएस रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है। ईरान में कौन कह रहा है? आप घूंघट के खिलाफ इसलिए है क्योंकि आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो। हिंदू मजहब में भी हिजाब है। हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है। हिंदू मजहब में हिजाब का जिक्र है नहीं है। हालत कहीं नहीं है, और ये सिर्फ जहालत वही है, अगर हिंदू मजहब में हिजाब नहीं है तो फिर लक्ष्मण जी ने सीता मैया की सूरत क्यों नहीं देखी थी? उनको क्यों नहीं देखा था बिना हिजाब के? ये बताइए। आप लोग अपना मजहब खुद भूल चुके हो, आप लोग अपना मजहब बदल चुके हो, चेंजेस ला रहे हैं। और हमारा मजहब क्यों बदलना चाहते हो भाई? हमारा मजहब कभी क्या बोल रहे हैं कि हिंदू अपना धर्म बदल चुके हैं? दिस इज अनफेयर। हमारा मजहब चेंज। ओके तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। सुभराष्ट्र अपना मजहब बदल चुकी है, वो चेहरा दिखा रही है, मुझे घूंघट नहीं ले रखा। हंसी आ रही है आमिश जी ये जान करके। नहीं मैं बहुत मुझे इसी बात पे बहुत हंसी आ रही है कि पता नहीं इन्होंने कहां से कौन सा लिटरेचर पढ़ा है। आप सऊदी अरेबिया का लिटरेचर छोड़ करके जो सायदा जी जो हमारी रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, वो पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। ऐसा कहीं भी नहीं है। लक्ष्मण जी ने सीता जी का चेहरा इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो उनको मातृ रूप में देखते थे और चरण के अलावा उनकी नजर कहीं नहीं गई। अगर मैं आपकी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करूं तो ये जो पर्दा है, आंखों का पर्दा, आंखों में जो हया होनी चाहिए, जो पुरुषों में होनी चाहिए, वो उस हया की बात है। सीता मैया कहीं पर घूंघट लेकर के हैं ऐसा मैंने भी नहीं देखा। और मैंने पूरी वाल्मीकि रामायण चाट लिया कवर टू कवर। उसके अलावा भी जो 16 रामायणें और हैं उसमें भी बहुत हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। तो नहीं, आप गलत चीजें नहीं, आप कुछ भी बोलिए, मैं नहीं बोल रही, लेकिन आप मेरे धर्म को लेकर गलत बातें मत फैलाइए साइदा। और आपने जो कह दिया चिल्लाइए मत। आपने देखिए साइदा फलक आपने बोला आपने अपना धर्म छोड़ दिया है, आप अपना धर्म भूल चुके हो। चिल्लाइए मत, अपनी आवाज मत बढ़ाइए। हमारा तुम्हारा क्या होता है? देश हम सबका है। आपने कह दिया कि छोटी बच्चियों की चॉइस है। कर्नाटक में जो बच्चियां सड़कों पर उतरी हुई थी कि मुझे हिजाब नहीं पहनना, वो उनकी चॉइस थी। किन बर्बर लोगों ने उन छोटी बच्चियों के ऊपर हिजाब डाल करके उनको स्कूल भेजा होगा और उनका सीना कैसे छलनी हुआ होगा, ये एक महिला होने के नाते आपको समझना चाहिए। कैसे कैसे लोग आप लोगों को नेतृत्व करने के लिए बिठा देते हैं। आपकी चॉइस हो सकती है सायदा, 5 साल के छोटे बच्चे की चॉइस नहीं हो सकती है।
ये इसलिए गलत भ्रम मत फैलाइए। और खबरदार जो आपने सीता मैया के बारे में और लक्ष्मण के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बकने की प्रयास किया हो, बैन नहीं करेंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने रामायण के साथ खिलवाड़ करने की क्या प्रयास किया? बैन नहीं करेंगे, क्रॉस बैन नहीं करेंगे, बैन एक करेंगे तो साइदा फलक एक सेकंड, इत्मीनान से मेरे साथ बाकी भी दो मेहमान हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी भी हैं, मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी हैं, तारिक फतेह भी कुछ कहना चाह रहे थे। आपने एक बात को बोला, इस बात को मैं पकड़ता हूं और ब्रेक के बाद आता हूं। आप देख रहे हैं आर पार, आपने बोला आप लोग अपना धर्म छोड़ चुके हो, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं इसी पॉइंट पर। जल्द से चलने वाली गाड़ियों को जल्द ही हटाया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। देश के हम पहले राज्य होंगे, ये एक हमारा बड़ा सपना पूरा हो रहा है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में मंदिर में चोरी के आरोपी युवक और युवती को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोग अब वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा सकेंगे। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने सरकारी बस से शराब की कई बोतलें जब्त की। इसके साथ ही उसके ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया। 4 पेटी बियर और 18 बोतलें दारू की मिली। हरियाणा के सोनीपत में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर उसकी संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। अवैध क्षेत्र में है और सरकारी भूमि पे कब्जा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने नक्सलियों के 2 कुकर बम बरामद किए, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण 6,500 करोड़ की लागत से किया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ईडी ने अवैध खनन मामले में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कुछ सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कांग्रेस के कुछ नेताओं और कारोबारियों के घरों पर भी की गई। इस दौरान जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए जब्त किए। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे, जहां वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे। यूपी के मथुरा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और इस मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। त्योहारों से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। सरकार ने उन्हें 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया। इसका फायदा रेलवे के 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। 11,27,000 एम्प्लॉइज को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मामले में एक इनामी आरोपी को पकड़ लिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे तेलंगाना से गिरफ्तार किया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे सीरीज हराने के बाद जश्न मनाया, जिसका वीडियो टीम के कोच वीवीएस लक्ष्मण ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। पंजाब सरकार ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पटाखों पर दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसके तहत राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारी बारिश और फिर बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की कई टीमें तैनात कर दी गई। घाघरा नदी में पानी अपने अब तक के उच्चतम, इस सीजन के अपने उच्चतम जलस्तर पे था। दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक मकान में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए। बताया गया कि घर में रखे पटाखों में आग लगने से यह हादसा हुआ। सर्दियों में बम पटाखे बजाता था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में उद्योग भवन के बाहर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के त्रिपुरा दौरे पर अगरतला पहुंची, जहां उन्होंने चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं से मुलाकात की। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। ये नया भारत है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा पर गौरव की अनुभूति करता है। महाराष्ट्र एटीएस ने जालना में पीएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो उस इलाके में लोगों को अपने संगठन से जोड़ रहा था।
पटना के एक इलाके में पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने पर हथियारों की तस्करी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि ये कोलकाता से आर्म्स को लेके आ रहे थे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। एक बदमाश घायल हुआ और एक बदमाश मौके का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। हरियाणा के भिवानी में पिछले 4 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैंडबॉल के युवा खिलाड़ी रवि की मौत हो गई। आरोप है कि उस पर शराब ठेकेदारों ने जानलेवा हमला किया था। शराब लेने पर झगड़ा हुआ था। उत्तराखंड के हरिद्वार में गाड़ी साइड करने के मुद्दे पर 2 लोगों में झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया इमाम्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। असल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात के बाद उन्होंने धमकी भरे फोन आने की शिकायत की थी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भारी बारिश की वजह से एक इलाके में मौजूद हॉस्टल में 30 बच्चे फंस गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने गांजे की खेती करने के आरोप में एक आदमी को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि उसने खेत में 20 लाख रुपए से ज्यादा के गांजे के पौधे लगाए थे। आगरा घूमने आई 35 देशों की मॉडल ने ताजमहल में फोटोशूट कराया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महसाणा में गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। ये गौरव यात्रा भारत के गौरव को स्थापित करने वाली गौरव यात्रा है। वायुसेना ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नवंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे और इसकी ऑनलाइन परीक्षा अगले साल जनवरी में होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को मोमिनपुर हिंसा मामले की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए। महाराष्ट्र के पुणे में चलती बस में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि समय रहते बस में सवार सभी 29 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बाढ़ के पानी में पुल डूबने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। पुल डूबने की वजह से यहाँ 4 गांव के बच्चे नहीं जा पा रहे। सोचिए कितना नुकसान। कोटकपूरा गोलीकांड मामले में एसआईटी की टीम ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से पूछताछ की। खबर है कि थल सेना में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को जल्द ही हटाया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल होगा। मध्य प्रदेश में 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला। आप देख रहे हैं आर पार और असीम वकार एआईएमआईएम के प्रवक्ता का बहुत बड़ा विवादित बयान आया है। कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उनकी स्टेटमेंट है फैसले पर अमर्यादित टिप्पणी है। मैं आपको एक बार आगाह कर देता हूं ये बयान दिखाने से पहले। ओवैसी की पार्टी के नेता हैं असीम वकार। असीम वकार ने कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो आप खुद सुनिए और उसके बाद आप निर्णय करिए। बेहद विवादित टिप्पणी है ये। अभी जो फैसला आया 2 जजों की बेंच ने दिया, उसमें जस्टिस गुप्ता ने जो फैसला दिया है वो फैसला, वो जो देश की कट्टरपंथी सोच है वो लोग खुश हैं। और जस्टिस धुलिया ने जो फैसला दिया है कि उन्होंने कहा हाई कोर्ट का फैसला गलत, उसको गलत ठहरा दिया, वो देश की सेकुलर सोच को जाहिर करता है। मतलब आप सोचिए, एक जज का फैसला कट्टरपंथी सोच है और दूसरा फैसला सेकुलर है। यानी जो हमारे पक्ष में होगा वो सही है, जो हमारे पक्ष में नहीं होगा वो बिल्कुल गलत है। क्या ये जायज है ये बात कहना? क्या ये बात जायज है कहना? मैं स्वामी चक्रपाणी आपका रुख करता हूं। और सईदा फलक ने बोला हिंदू तो अपना धर्म छोड़ चुके, तो हम क्या करें? स्वामी चक्रपाणी। नहीं, हिंदू अपना कभी धर्म नहीं, मैं बिल्कुल अमीश जी बताना चाहता हूं, ये जो भी बोल रही थी बिल्कुल गलत बोल रही थी। जो मुस्लिम स्कॉलर बैठी हुई हैं, हमारे हिंदू बहन ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एक तो हमारे यहाँ कोई पर्दा प्रथा इस तरह से नहीं था कि हिजाब पहना के महिलाओं को ढक दें। हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत स्वतंत्रता थी। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का जहाँ वो हो, जहाँ पे सीताराम के पहले माँ सीता का नाम लिया जाता हो, जहाँ राधे कृष्ण के पहले माँ राधे का नाम लिया जाता हो, वहाँ पे किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। लंका में जब माँ
सीता थी, जब रावण जाता था मिलने तो वहां पे है तृणधर ओट कहत बैदेही, एक तिनका के सहारे बात करती थी, तिनका रख करके तृणधर ओट कहत बैदेही। तो ये कह दो कि उनको पूरी ढका गया। ये हमारे यहाँ निगाहों में जो आप बताए कि हया की बात है, हमारे यहाँ निगाहों में होता है, जिसको बहन और माँ कह दिया वो माँ हो गया, बहन हो गई। तो सवाल इस बात का है, इस तरह की संकीर्ण। सबसे पहले अमीर जी इस बात को समझना होगा कि आखिर ये बीज बोया कौन? ये बीज वही पीएफआई द्वारा बोया गया है, वही मुस्लिम संस्थाओं द्वारा बोया गया है जो देश को गजवाए हिंद 2017 में बनाने का उद्देश्य पाले हुए थे। उन्हीं का हिजाब तो जानबूझ करके एक आग लगा दिया, हिजाब के नाम पे आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। जिस समय ईरान में हिजाब महिलाएं फेंक रही हैं, जला रही हैं, यहां पे कुछ कट्टरपंथी लोग हिजाब पहना रहे बेटियों को जबरदस्ती, और उस पे भी इतना बेशरम एमपी है कि वो कह रहा है कि ये तो जो नहीं पहने उनके बारे में अब शब्द बोल रहा है। तो इस तरह से घटियापना, और उसके भी समर्थन में लोग बैठ रहे हैं। और जब अमीर जी आप उनकी बात कर रहे हैं कि भाई वो तो गलत कर रहे हैं, तो एक मुस्लिम बहन बैठ के आप पे ही आरोप लगा रही है कि भाई हमारी बेटियों को बेइज्जती ना करिए। अरे उस एमपी को एक बार जाके पूछिए ना, उसको जाकर के एक बार आप सवाल तो पूछिए कि हम इन बहनों को क्यों बोल रहे हैं जो हिजाब नहीं पहनती है। आपका उद्देश्य मात्र देश को गजवाए हिंद बनाना है, और जो गजवाए हिंद बनाना चाहता है वो चले जाए ना, 57 देश है मुस्लिम देश, वहां चले जाओ। भारत में अगर रहना है तो संविधान को मानना पड़ेगा, इस बात को ये समझना पड़ेगा। तारिक फतेह साहब को ये विदेशी कह रहे हैं, जबकि तारिक फतेह साहब सच्चाई की बात करते हैं। जब इनको कोई बात होगी विक्टिम कार्ड खेल के विदेशियों को बुला लेते हैं, मुस्लिम देशों को बुला लेते हैं अपने देश में, और उनको समर्थन लेने लगते हैं, करने लगते हैं नुपुर शर्मा और तमाम मामले में। और जब तारिक फतेह साहब बड़ी सही बात करेंगे तो ये विदेशी है। अरे कमाल की बात हो गई भाई। ओके, साजिद रशीदी करा दिया, जनसंख्या के आधार पे पाकिस्तान, बांग्लादेश तमाम तोड़ के रख दिया देश को। अब इस जो देश बचा हुआ वहां भी क्या चाहते हो, हिंदू अब यहाँ से खत्म ही हो जाए? ओके, साजिद रशीदी कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पर रोक नहीं लगाई है, उस पर स्टे नहीं लगाया है, बल्कि एक खंडित फैसला आया है जिसके बाद एक हायर बेंच सीजीआई बनाएंगे। क्या आपको लगता है इस पूरे विवाद के अंदर धार्मिक ओढ़ लेने की कोशिश हो रही है? क्योंकि पूरे फैसले के अंदर जो डिवाइडेड फैसला भी आया है उसके अंदर भी धार्मिक एंगल किसी ने नहीं लिया है। धुलिया साहब ने भी यह नहीं कहा है। साजिद रशीदी प्लीज बोलिए। लगता है रशीदी साहब तक ऑडियो हमारे तक नहीं आ रहा। रशीदी साहब, देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, विल गेट बैक टू यू। आपको ऑडियो नहीं आ रहा, उसको दुरुस्त कराइए पीसीआर। ओके, साइदा फलक, लगता है साइदा फलक से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनका भी ऑडियो नहीं आ रहा। तारिक फतेह जी, देखें इसमें बड़ी क्लियर एक बात है कि इस्लामिक कानून के तहत कहीं नहीं लिखा कि सर के ऊपर पर्दा डालो। दूसरी चीज, हिंदुस्तान की किसी बोली में 1970 से पहले 500 साल तक जाइए लफ्ज हिजाब नहीं एग्जिस्ट करता। ना हजरत मोहानी ने कहीं लिखा, ना गालिब ने जिक्र किया, ना बड़े बड़े शेर, ना फैज अहमद फैज, आप कहीं लिख लीजिए, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करता था? क्योंकि इसका कोई अमल ही नहीं था। हिंदुस्तान जो बर्रे सगीर है, ये आया है मुस्लिम ब्रदरहुड का फ्लैग है, ये इसको समझिए। ये औरतों के सर पे सियासी झंडा लगाने का और घुमंड से घूमने का कि लानत दिखाओ, वो तुम बेशरम औरतें हो, तुम्हारा सर खुला हुआ है। ये आप हिंदुस्तान में रह के हिंदू औरतों को कहेंगी कि ये आवारा हैं और हम नेक परवीन हैं, बस खत्म होगी बात। इस कदर जहरीला अमल है ये कि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिसका नाम हिंदुस्तान है, जहां पनाह मिली मुसलमानों को, जी वहां आके आप कह रहे हैं कि ये हिजाब पहना जाएगा नेक लड़कियों को और आवारा औरतें जो हैं वो बगैर हिजाब की घूमेंगी। साजिद रशीदी, लगता है उनके ऑडियो में परमानेंटली कुछ प्रॉब्लम आ रही है। विल अगेन करेक्ट हिम। साजिद रशीदी को दोबारा हम करेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक कराइए। लेकिन जिस तरह से ये कहा गया हिंदू अपना धर्म भूल चुके हैं, इसके क्या मायने हैं? मतलब साइदा फलक ने इसको ब्लेटेंटली कह दिया, जिस पर हाईली ऑब्जेक्ट किया सुब्राष्ट्रा ने भी और साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी ने भी। मैं एक बात जानता हूं सर, कि अगर एक मुसलमान आके हिंदुस्तान में रह के सनातन धर्म को पढ़े नहीं और समझे नहीं, तो उसका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से सर?
हम यहाँ आए क्यों हैं? क्या अभी तक प्यास नहीं बुझी? पार्टीशन करा के 1 मिलियन आदमी मार दिया, 10 लाख आदमी मार दिए, फिर पाकिस्तान ने जाके बांग्लादेश में जेनोसाइड किया। अरे किस किस का खून लेकिन ये करेंगे? मैटर, हिजाब तो मैटर एक चॉइस का है ना सर, नहीं हिजाब वो कह रहे हैं कि मैटर चॉइस का है। अगर मैटर चॉइस का है तो ईरान में अपनी चॉइस नहीं चलने दे रही और यहां पर चॉइस है। मेरी बात सुनिए, कहीं पे भी पाबंदी नहीं लगी हिजाब की हिंदुस्तान में। सिर्फ क्लासरूम की बात थी कि क्लासरूम के अंदर यूनिफॉर्म पहनी जाएगी। मैं आपको एक और बात बताऊं, वो जिस बच्ची को बड़ा इंडिया के मुसलमानों ने कहा शेरनी, जो मोटरसाइकिल पे आई थी, आपको पता है कि वो मोटरसाइकिल के ऊपर क्रैश हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जहां कानून के मुताबिक उसे अपना सर ढकना था, ना सिर्फ इजाजत थी बल्कि लाजमी था, वहां तो उसने हेलमेट नहीं पहना। वो आई, मोटरसाइकिल उतारी और दनाते हुए स्कूल के अंदर घुस गई, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए। आप ये देखिए कि एजेंडा क्या है। कई इनमें मासूम लोग फंसे हुए हैं क्योंकि हिंदू दुश्मनी रग रग में बिठाई जाती। जी 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 ये काफिर हैं, ये 2 लफ्ज काफिर और जिहाद। जब ठीक है, साजिद रशीदी का ऑडियो हमारे तक आ रहा है। अब साजिद रशीदी बोलिए, अपनी बात को रखिए आप। जी देखिए अमीश, मैं आपको इसका जवाब दूंगा जो आपने सवाल किया था। मैं सबसे पहले ऋग्वेद आपके सामने रखना चाहता हूं। ऋग्वेद के पेज नंबर 833, मंत्र नंबर 19 और 20, मंत्र नंबर 19 और 20, उसमें लिखा है, ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया, इसलिए तुम अपनी आंखें झुकाकर रखा करो, पुरुषों की तरह मत देखा करो, अपने पैर एक दूसरे से सटाकर रखा करो और अपने वस्त्र मत खोला करो, खुद को घूंघट में छुपाकर रखा करो। यह ऋग्वेद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद कह रहा है। हवाला दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, वो बैठकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में पर्दा ही नहीं है। ये किस मुझे अफसोस है स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, जिन्होंने वेद शायद नहीं पढ़ी होगी। मुझे नहीं लगता शायद। दूसरी बात, कुरान भी यही कहता है। सुनिए, बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता, बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। अरे सुनो, नहीं कहता और आप झूठ बोल रहे हैं। कुरान में नहीं लिखा है, ये कुरान में लिखा है सीने मैं हवाला दे रहा हूं, मैं हवाला दे रहा हूं, मैं हवाला दे रहा हूं। और सुनिए, पहले रशीदी साहब अपनी बात को कंप्लीट कर ले। तारीख बात पूरी कर लूं पहले, मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई। अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। ये व्हाट्सएप मैसेज से आप ऋग्वेद को मत डिफाइन करिए। श्लोक सुनाइए। शिवराष्ट्र के लिए श्लोक बताइए। बंद करके आप लोग चले जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ पर नहीं, आप नहीं कर सकते। साइदा आके कुछ भी कैच करके चली जा रही है माँ सीता और लक्ष्मण के बारे में। आप कुछ भी बक के चले जा रहे हैं। कौन सी ऋचा की बात कर रहे हैं आप? पढ़िए आप वो ऋचा पढ़िए। से कहिए एक तो तमीज से बात करें। श्लोक इस औरत से कहिए एक तो तमीज से बात कीजिए। इस औरत से कहो तमीज से बात करे। अगर आपको सनातन धर्म का पता ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, ऋग्वेद के बारे में कुछ भी बकवास करके आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। श्लोक पढ़ो आप। अमीश ये क्या है आप भाई? श्लोक पढ़ो। मैं पौन घंटे में बोला हूँ और मैंने एक सच्ची बात रखी है और ये तिलमिला गई। वो कह रहे हैं आप श्लोक, इनको आईना दिखा दिया, इनको आईना दिखा दिया। दीजिए तो जरा ऋग्वेद दीजिए। नहीं, मैं आज फैसला करूंगी। ऋग्वेद लाइए वहां से। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। बताइए, श्लोक पढ़कर सुनाइए। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पेज नंबर 833। रशीदी जी, आपको चैलेंज करा जा रहा है। आप बताइए ऋग्वेद में कौन सा श्लोक है, वो श्लोक सामने रखिए। शिवराष्ट्र कह रही है मैं श्लोक सामने रखूंगी। ऋग्वेद की जहां तक हमें जानकारी है ये नहीं है उसमें कहीं। ओके, आप बोलिए ना। एक शिवराष्ट्र, आपने अपने वक्तव्य को रखा। ओके, आप बोलिए रशीदी। आपको नहीं जानकारी है रशीदी साहब, बोलिए। मैं आपको अमीश देवगन। अरे तो श्लोक कैमरामैन से श्लोक पढ़ के बताइए ना। मैं ऋग्वेद के हवाले से बोल रहा हूं। प्रकांड विद्वान बन रहे हो। मैं कैमरामैन से, अरे कैमरामैन थोड़ी श्लोक बताएगा, श्लोक तो आपको बताना पड़ेगा ना। कैमरामैन से देख रहे हैं। नहीं, मेरी किताब दिखाएं। अरे क्या किताब दिखाएंगे आप किताब पर? आपको मैं मौका देता हूँ, किताब को उठा के लाइए, दिखा दीजिए आप। नहीं हो जाता। शिवराष्ट्र किताब दिखाने को तैयार है। सच नहीं हो जाता। ऐसे चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। मेरे पास चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। अरे कौन सा? पढ़िए ऋग्वेद को, पढ़िए सनातन धर्म को। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। आपको सनातन धर्म की हवा भी नहीं है।
800 पेज में बताइए ना, बताइए ऋग्वेद की कॉपी है, बताइए। आपको तमीज नहीं है बात करने की, आपको तमीज नहीं बात करने की, आपको तिरमिल आ गई, आपको मैंने बताइए ना, आप तिरमिल आ गई, पेज नंबर बताइए ना। आपको बात करने, एक सेकंड, इत्मीनान से बात करना, आपको तमीज है बात करने की, पेज नंबर बता। आपके तमीज है बात करने की। पहले तो आप माफी मांगे इस बात के लिए। आप क्या बता क्या कर रही है, के साथ बता क्या कर रही है, को लेकर बहुत ही बता क्या कर रही है। और आज आपको तमीज है बात करने की, सकती, आपको तमीज है बात करने की, चैलेंज करती हूँ, तू बता किस पेज आपको तमीज है बात करने की। नहीं, पहले तमीज सीखिए, तो मुझे पेज पहले तमीज सीखिए। मेरे पास कोई तमीज नहीं है। अरे पहले तमीज सीखिए, मैं कोई तमीज नहीं रखूंगी। पहले तमीज सीखिए। पेज नंबर बता, श्लोक बता। मोहतरमा तमीज सीखिए, एक सेकंड, आपने देखिए, एक सेकंड, मैं निवेदन कर रहा हूं, सुब्रास्टा आज मेरे लिए बहुत आप स्क्रीन पे सुब्रास्टा जाहिलों के साथ बहस नहीं कर सकती जो नेशनल टेलीविजन पर आकर। नहीं, आपको चैलेंज किया गया है मौलाना रशीदी, और मैं हिंदू भाई बहनों से आह्वान करना चाहती हूँ। मौलाना रशीदी, हिंदू भाई बहनों एक सेकंड, सुब्रास्टा, इस तरीके की बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, एक सेकंड, आपने ऋग्वेद को कोट करा, यू स्टार्टेड इट। आपने बोला ऋग्वेद में ये लिखा है, आपने बोला ऋग्वेद के फलाने पेज में लिखा है। सुब्रास्टा ने सिंपल बात बोली, आप मुझे दिखाइए, मेरे पास ऋग्वेद की कॉपी है, आप मुझे बताइए कौन से पेज पे क्या लिखा है, मैं वो श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको पता तो आप सुना दीजिए। एक सेकंड, सुब्रास्टा, होल्ड ऑन, आई विल टेल माय व्यूअर्स व्हाट हैपेंड। होल्ड ऑन, ओके, होल्ड योर ब्रेथ। आप, मेरा निवेदन है मौलाना रशीदी, आपने एक बात को बोला, आपने ऋग्वेद को कोट किया, यू कोटेड ऋग्वेद एज पर यू। आपने बोला फलाने पेज पर लिखा है कि हिंदू औरतों को ढक के चलना चाहिए, इससे उसके अलावा आपने 3 बातें बोली इसके अंदर, आई डोंट वांट टू रिपीट इट। लेकिन सुब्रास्टा ने इसको एक सेकंड सुनना पड़ेगा। मौलाना रशीदी, मुंह में हाथ आपने डाला है, मौलाना रशीदी जी, आपको सुनना पड़ेगा, ये गलत है ना। आप मुझे बताइए, कौन से पेज पे ऋग्वेद के लिखा हुआ है, ऋग्वेद के कौन से पन्ने पे लिखा हुआ है कि हिंदू औरतों को ढक छुप के आना चाहिए और हाथ पैर जोड़ के रखने चाहिए। ये कहां बोला हुआ है, पेज नंबर बताइए। सुब्रास्टा तो यही बात कह रही है, वो कह रही है कि मौलाना बताओ कहां लिखा हुआ है, मैं पेज खोलने को तैयार हूं। तमीज की बात नहीं है, आप मुझे बताइए, आपने पन्ना नंबर कौन सा बताया, पेज नंबर बताइए ना, दोबारा बताइए पेज नंबर। आप नहीं खोल पा रहे, आप पेज नहीं खोल पा रहे तो खोलेंगे। ये व्हाट्सएप मैसेज नहीं, आप मुझे पेज नंबर बताइए। नंबर दीजिए, आपको अभी भेज रहा हूं। पेज नंबर बताइए ना, पेज नंबर बोलिए, नंबर दीजिए, अभी भेज रहा हूं। पेज नंबर बोलिए ना, आपने पढ़ा होगा, आपने पेज नंबर बोला था, अब आपने बोला था उस टाइम पे पेज नंबर, अब आप पेज नंबर नहीं बोल रहे। सुब्रास्टा, Now this stands exposes कि पेज नंबर आप बताया नहीं जा रहा, पेज नंबर कौन सा था। अगर मुझे ध्यान में है, नहीं ये तो कमाल हो गया। अब सुब्रास्टा ऋग्वेद की कॉपी लेके आ गई तो आप पेज नंबर नहीं बता रहे, एक्सपोज हो चुके हो। ऋग्वेद उठाइए। अरे तब से आप ऋग्वेद ही नहीं उठा पा रहे, इतना भारी तो है नहीं ऋग्वेद। अरे वो रचना सुना दीजिए, ऋग्वेद में कौन सी रचना थी, रचना कौन सी थी ऋग्वेद में? ये देखिए ऋग्वेद है कि नहीं है, देखिए ऋग्वेद है। हाँ, तो ये तो पन्नी भी नहीं खोल रही है, आपने पढ़ा ही नहीं है। देखिए ऋग्वेद है कि नहीं है, पेज नंबर बताइए, ऋग्वेद है कि नहीं है, पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए। मैं एहतराम के साथ रखता हूँ, मैं एहतराम के साथ रखता हूँ। पेज नंबर बताइए, पेज नंबर बताइए। मैं धार्मिक किताबों को एहतराम के साथ रखता हूँ, बिल्कुल एहतराम के साथ रखिए। पेज नंबर बताइए ना, मैं धार्मिक किताबों को पेज नंबर बता के, अरे कमाल की बात है, पेज नंबर बता के श्लोक बताइए। एहतराम के साथ रखता हूँ, बिल्कुल एहतराम के साथ लगना चाहिए कि धार्मिक किताबों को पढ़ना भी चाहिए, ऋग्वेद को, इससे आपका जीवन अच्छा होगा। किताब को मत बताइए, पेज नंबर 833 श्लोक की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 833 मंत्र नंबर 19-20, मंत्र नंबर 19-20 पढ़िए। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, एक बात, हवा भी नहीं है आप लोगों को, मंत्र नहीं है, आप लोगों को सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, ही नहीं। आप जानते भी नहीं है। ऋग्वेद में है सूक्त, आपको तो सनातन सूक्त, और जिस सनातन धर्म की हवा ही नहीं है आपको। सुना देती हूँ, ये तो, अरे चुप रहिए आप, आपको तो पता भी नहीं क्या सनातन धर्म है। कहाँ आप महिलाओं की बात कर रहे हैं? क्या सनातन धर्म है, आपको तो पता भी नहीं है। ये तो सनातन धर्म क्या है आपको पता भी नहीं है, ये तो अग्नि देवता, आपको तो हवा भी नहीं। जी, कहाँ की बात कर रहे हैं?
आपको आप तो ऐसा हवा भी नहीं कीजिए, है। आप कुरान शरीफ आपको तो पढ़िए हवा भी नहीं है। और वहां से अपने सूक्त निकालिए कि महिलाओं अरे, की आप महिलाओं पढ़िए की वेदों अवस्था को। कैसे ठीक की जा सकती है। हमें मत समझाइए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आप श्लोक पढ़कर क्यों नहीं सुना वेदों रहे? को पढ़िए, आपको आप हवा श्लोक भी पढ़ नहीं के है। सुनाइए, मैं तो सुना सकती हूँ। सुनिए, अच्छा, मैं तो आपको कहती वेद की हूँ हवा भी नहीं है। अग्नि देवता को आह्वान करते हुए कहा जा रहा है, प्रवह शुक्राय भानवे भरद्वम हव्यम मतिम चाग्नये सुपूतम यो दैवानि मानुषा जनूंश्यंत विश्वानि विद्वना जिगाते। यहाँ पे महिलाओं की तो बात नहीं है मौलाना। उसके बाद का सूक्त कहता है, आप पता नहीं कौन सा पेज खोल लीजिए। ठीक है, चक्रपाणी स्वामी चक्रपाणी को बता जाते हैं। अब देखिए काफी देर से आप नंबर 19-20 पढ़िए। काफी देर से आप बोल रहे हैं सईदा फलक भी मेरे साथ है, चक्रपाणी महाराज भी है। चक्रपाणी महाराज एंड तारिक फतेह पढ़ रही है। ये खोलिए, ये देखिए चक्रपाणी महाराज, देखिए आप अपने मतलब देखिए ऐसा है, देखिए जी चक्रपाणी मौलाना साहब शांत रहो। मौलाना साहब, एक तो मौलाना रशीदी साहब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन के जो ज्ञान बांट रहे हैं सूक्त और मंडल को, जबकि मंत्र बोलने याद नहीं रहा, मंत्र कर रहे हैं। सवाल इस बात का है मौलाना साहब जी, आप अपने बेटियों की रक्षा करो, बहनों की रक्षा करो। हम उसकी बातें कर रहे हैं भाई। आप पीएफआई के लगाया हुआ आग को लेकर के जो आप चल रहे हो ना, इसको क्यों देश की एकता अखंडता प्रभावित कर रहे हो यार? आप देश के संविधान को क्यों नहीं मान रहे हो? आप क्यों अपने देश का इस्लामीकरण और गजवाए हिंद बनाने के चक्कर में हो? सनातन धर्म में पड़ता है। अरे भाई, आप इसको मानिए, शस्त्रार्थ के कर लेना भाई। मानिए आप अरे इसको। मौलाना आप साहब, एक या हिंदू तो धर्म को है। शस्त्रार्थी कर लेना, सनातन धर्म या का एक सेकंड मौलाना रशीदी, ये केस सनातन ये सुप्रीम कोर्ट में हिजाब का केस गया कि घूंघट का केस गया है? नहीं, स्कूल के अंदर कौन लड़की घूंघट करके जाती है? इलॉजिकल बात करे। एक तारीफ फतेह एक सेकंड देखिए, ऋग्वेद को मिसकोट ना करे। एक तो कोई ऋग्वेद को कोई मिसकोट ना करे। तारीफ फतेह घूंघट का केस लेके कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया। कोई बच्चियों को नहीं कह रहा, चौथी पांचवी छठी की बच्चियों को, तीसरी क्लास की बच्चियों को, सातवीं क्लास की बच्चियों को कि आप घूंघट डाल के जाइए स्कूल के अंदर। किसी ने नहीं बोला, या हिजाब डाल के जाने के लिए बोला जा रहा है स्कूल की बच्चियों को। पॉइंट ये है। देखिए, और केस सुप्रीम कोर्ट में हिजाब का चल रहा है, घूंघट का नहीं चल रहा है। देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं सनातन धर्म पे, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो जिक्र है उसमें वो है कि जब औरत अपने बाल को शेव कर ले या जिस वक्त वो गंजी हो जाए किसी वजह से भी, तो अपना साड़ी का पल्लो उसके ऊपर डाल ले। दैट इज द ओनली रेफरेंस इन द इंटायर ऋग्वेदा अबाउट कवरिंग ऑफ द हेड। इट इज नॉट अबाउट शेम कि आवारा हो जाना या नंगी हो जाना। उसमें है कि अगर एक औरत को सर शेव करना पड़े तो उसके ऊपर कपड़ा डाल लो। ये एक जिंदा रहने का कॉमन सेंस तरीका है। वो कोई भी ऐसे बच्ची जिसको कैंसर हो जाता है यहाँ पे, उनको वो सर पे टोपी पहना देते हैं, कुछ कर देते हैं, क्योंकि एक औरत को देखने में अजीब लगता है। इट इज नॉट अ रिलीजियस कमांड, इट इज नॉट अबाउट शेम। साइदा फलक, मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। देखिए, क्या आपको लगता नहीं है कि चाहे जस्टिस धुलिया भी हो, किसी ने स्टे नहीं कराया कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को? यानी स्कूल में बच्चों को हिजाब के लिए फोर्स करना या फिर हिजाब के लिए प्रोत्साहित करना, क्या आपको नहीं लगता है बीइंग अ फीमेल इट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू? जी, एंड किसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रोक नहीं लगाई है अभी तक। सुन लीजिएगा, अभी आप लोग बोल रहे थे, मैंने बोला कि ऋग्वेदा में हिजाब है, आप लोग बोल रहे नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज पढ़ती हूँ, सुन लीजिएगा प्लीज। God made you women so that you shall lower your gaze, do not look at men, keep your feet closed, cover your head and do not disclose the garment which should be concealed with the veil. ऋग्वेद यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हम ऋग्वेद को क्यों लेके आ रहे हैं? मामला जब हिजाब का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऋग्वेद इज नॉट अ टॉपिक। ऋग्वेद टॉपिक ही नहीं है। अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऋग्वेद को लेके आ रहे हैं। मामला घूंघट का सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, मामला हिजाब का सुप्रीम कोर्ट में गया है। अगर हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में, ईरान में हिजाब पर विरोध हो रहा है, घूंघट पे विरोध नहीं हो रहा। ईरान पे किस विषय में विरोध हो रहा है? साइदा फलक 10 सेकंड में बताइए जरा, किस विषय में विरोध हो रहा है ईरान में? ईरान में किस विषय में विरोध हो रहा है? बीच में दखल मत दीजिए। दखल नहीं दे रहा मैडम, मैं सवाल बड़ा बेसिक पूछ रहा हूँ। ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? मैंने आपको बताया। ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है मैडम? ईरान में हिजाब के मामले में विरोध हो रहा है या घूंघट पे विरोध हो रहा है? किस पे विरोध हो रहा है ईरान में? हिजाब का विरोध हो रहा है ना। तो that's the point you made it. Thank you so much. लेकिन अब सबसे बड़ा इंटरव्यू
मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने पहली बार किसी हिंदी न्यूज चैनल से बात करी है और कार्यक्रम चुना है आर पार, क्योंकि देश का सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रम है आर पार। आइए सुनते हैं क्या बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मेरा यह बेबाक इंटरव्यू। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद है मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें फ्रंट रनर भी हैं। खड़गे साहब, मैं अगर सही कह रहा हूं तो आप होने वाले कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे। यू आर द फेवरेट वन। देखिए, चुनाव चल रहा है, चुनाव में डेलीगेट्स जो निर्णय लेंगे उसको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जी, अब मेरा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब सोमवार को वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले शशि थरूर का एक बड़ा गंभीर आरोप है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियां आपका स्वागत कर रही हैं, उनका स्वागत नहीं कर रही। पीसीसी चीफ जो है कई राज्यों के, उनसे मुलाकात तक नहीं कर रहे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये कैसे होगा? अरे मैं क्या, तो यानी शशि थरूर ने चुनाव की प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर दिया। ये देखो खड़गे साहब, उसको मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी एक उम्मीदवार हूँ और मेरे कैंपेनर जो चुनाव के कैंपेनर है, और मुझे जो ये हमारी टीम मदद कर रही है, और आपको मालूम होगा जिस दिन मैं चुनाव का प्रचार मेरे घर से प्रारंभ किया, उसी दिन वो लोग सारे मुझसे जुड़े हैं। जी सर। और वो लोग कोशिश करके जहाँ मीटिंग बुलाते वहाँ पर मैं जाता हूँ। मैं किसी को ये नहीं कहता कि तुम आओ, तुम मत आओ, या तुम मेरे लिए कुछ करो। किसी पीसीसी को भी नहीं करता, सीएलबी को। थरूर साहब को शक क्यों हो रहा है? हाँ, शशि थरूर साहब को शक क्यों हो रहा है? मुझे मालूम नहीं भाई, मैं उनके शक को मैं कैसा जान। लेकिन वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि नतीजे एक तरफा होंगे, चौंकाने वाले होंगे। देखो, उनको मालूम, मेरे को मालूम नहीं। बीजेपी का आरोप है कि जो भी कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट होगा वो गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलेगा, वो रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित होगा। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? ये सरासर, अब अगर आप कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतते हैं देखिए कि रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट होगा, ये देखो, ये सब झूठे हैं। कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल होता है, फलाना होता है, कैंडिडेट जो भी अध्यक्ष बनेगा वो रबर स्टैंप होता है। ये सब जो लोग इस पार्टी के छवि को खराब करने वाले हैं, और बीजेपी का तो हमेशा ये कहना, उनसे क्या लेना देना है हमारे पार्टी के इलेक्शन से। उनके पार्टी में कुछ इलेक्शन हुए, डेलीगेट्स हैं, इलेक्शन अथॉरिटी है, क्या उसके तहत उनका चला है? सब वो आज तक जितने भी उनके प्रेसिडेंट बने सभी कंसेंसस पे बने हैं, और वैसे लोग हमको डेमोक्रेसी का सबक सिखा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार द्वारा ड्राइव होती है, इसलिए ये आरोप लगते हैं क्योंकि गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी को ड्राइव करता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस मिस्टर खड़गे? ये देखो, यही क्योंकि आप लोग वैसा परसेप्शन बना रहे। गांधी फैमिली ऐसा किसी को बोली नहीं आप कंटेस्ट करो, उनको सबको फ्री छोड़ दिया है, और जो चाहते हैं वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका डेलीगेट का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट है, तो आप चुन के आ सकते हो। तो ये सिर्फ गांधी परिवार, देखिए बार बार गांधी परिवार बोलने से ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये गांधी परिवार पार्ट एंड पार्सल ऑफ कांग्रेस है। आपका एक बयान है जिसको लेकर एक प्रतिक्रिया आ रही है। आपने बोला कि हम ईद पर बचेंगे, बकरा ईद पर बचेगा तो मुहर्रम में नाचेगा। उसको लेकर एक कंट्रोवर्सी बनाने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी के ने भी उस पर कुछ बोला है, कुछ संगठनों ने भी कुछ बोला है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? क्या कहना चाहते हैं? देखो, उस पर मैं बहस फिर करना नहीं चाहता। जो लोग हैदराबाद कर्नाटक एरिया में, हैदराबाद स्टेट में पहले थे, अभी भी हमारे हैदराबाद स्टेट, मराठवाड़ा, इधर सब जानते हैं जी। वो जो कहावत है वो कलोकियल लैंग्वेज में कहे सो है, उसको बार बार दोहराना, उसके बारे में कहना, फिर मैं उसको या इस टीवी से भी फिर एक बार नहीं दोहराना चाहता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि आपके उस स्टेटमेंट से बकरीद पर बचेंगे तो मुहर्रम पे नाचेंगे, उससे कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, या फिर उस कंट्रोवर्सी को जन्म मिल गया एक कंट्रोवर्सी को? ये देखो, कंट्रोवर्सी क्या बात है?
जब आप लोग जाके उधर देखिए ना, हर भाषा में एक कहावत होती है, उसके तहत तो कलोकियल लैंग्वेज में वैसा बोलते हैं। तो बार बार मैं उसीलिए बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ आपकी, बार बार वो प्रश्न पूछ के फिर इसको कंट्रोवर्सी मत बनाइए। हिजाब को लेकर आज एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, और उसमें एक जो बेंच था उसमें एक जज ने एक ऑर्डर दिया है, दूसरे जज ने दूसरी बात कही है। वेयर डज कांग्रेस स्टैंड? आपका टेक क्या है इस पूरे मामले में? अब हम इंतजार करेंगे, क्योंकि ये जो इससे बड़ी बेंच में जाएगी